तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हिटलर ने डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। तो यहाँ देखिए, एक मैंने टाइमलाइन लिया है। ये टाइमलाइन जो है वो 1933 का है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन्स ये जो 3 मंथ है स्टार्टिंग के, इसमें बहुत कुछ हिटलर ने किया है। तो वो क्या किया है देखिए, सबसे पहले अगर हम 30 जनवरी 1933 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो प्रेसिडेंट है वहां का, उसने उनको इनवाइट किया है हिटलर को चांसलरशिप के लिए। तो ये चांसलरशिप है क्या? चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू ओके। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर में जो हाईएस्ट रैंक जिस मिनिस्टर का होता है वो है वहां का चांसलर। तो वहां के प्रेसिडेंट ने उसे ऑफर किया है चांसलरशिप के लिए हिटलर को। अब हिटलर जब चांसलर इलेक्ट हो जाता है तो उसे वो पावर मिल जाता है, हैविंग एक्वायर्ड पावर। और जैसे उसे पावर मिलता है, हिटलर क्या करता है? सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। इट मीन्स पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वे में जो वर्क किया जाता है वो पूरी तरह से वो भंग कर देता है। डिसमेंटल मतलब पूरी तरह से वो उसको खत्म कर देता है। और ये क्या था? ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क करना, ये सब जो है वाइमर रिपब्लिक की पहचान थी। लेकिन हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल, जो स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल का था, वो पूरी तरह से खत्म कर देता है। अ मिस्टीरियस फायर, एक मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फैब्री फैसिलिटेटेड हिज मूव। एकदम उसका इस आग ने, ये जो पार्लियामेंट में जो आग लगाई जाती है, जो कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से लगाई गई है, कहाँ से ये आग लगाई गई है, कहाँ से इसका सोर्स है, कुछ पता नहीं चलता। अब आप माइंड या इमेजिन कर सकते हो कि ये जो फायर है पार्लियामेंट में किसने लगाई है, क्योंकि इस फायर के चलते क्या हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, पेपर्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा यहाँ पे जल गया है। और इसी मिस्टीरियस फायर ने क्या है कि एकदम रास्ता साफ कर दिया है हिटलर के लिए। अब जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब रूल कैसे किया जाए, कैसे जो है वो जनता को अपने गवर्न करेगा, ये कैसे होगा? तो यहाँ पे अब जो रूल है वो द फायर डिक्री के थ्रू किया जाएगा। तो ये डिक्री क्या होता है? ये होता है आदेश। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई आप रूल बनाते हो या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पेपर के ऊपर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसमें धाराएं वगैरह होती है, वो आपको मेंशन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ जो है डिक्री के अकॉर्डिंग जो है वो रूल किया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, एकदम ऑर्डर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे उसने द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में जो है उसने एक आदेश निकाला। और इस आदेश में उसने क्या किया? सस्पेंडेड सिविक राइट्स, जितने भी नागरिक के राइट्स दिए जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबल या असेंबली। ये सारी जो है वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको इनकी गारंटी देता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने आदेश के थ्रू जितने भी सिविल राइट्स होते हैं वो लोगों के छीन लिए। और ये राइट्स जो है वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन राइट्स की गारंटी देता था। वाइमर रिपब्लिक जो है इन राइट्स को अपने सिटीजन्स को देता था। अब इतना
सब होने के बाद में वो अपने दुश्मनों की तरफ मुड़ जाता है। तो उसके आर्क एनिमीज कौन है? द कम्युनिस्ट को सबसे पहले वो निशाने पे लेता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वो जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी उसके विरोधी हैं, जो उसके अपोज करते हैं, जो उसके अगेंस्ट हैं, उन सबको उसने कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो है भेज दिया है। अब ये कंसंट्रेशन कैंप होते क्या है? ये कैंप जो है वो एक तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी, ओके। और इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो लोगों को भेज दिया जाता था, ओके। तो ये कंसंट्रेशन कैंप होते क्या है? ये कंसंट्रेशन कैंप जो है वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें लोगों को जो है आइसोलेट कर दिया जाता था और डिटेन, अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी लॉ या लीगल प्रोसेस के। उस पर्सन को अरेस्ट कर कर यहाँ पे भेज दिया जाता था। और ये जो है जनरली ये क्या होती थी, ये आपके इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाते थे कि इट मीन्स इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी पर्सन गया है, अगर वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा, ओके। ये सारी जो है उसने व्यवस्था वहां पे करके रखी थी अपने दुश्मनों के लिए। और यहाँ पे पर्सनली किस यहाँ पे नाम दिया है कम्युनिस्ट, तो वो कम्युनिस्ट जो उसके आर्क एनिमीज थी उनके लिए यहाँ पे ये रखा है। अब देखिए कैसे उसने ये काम किया है। तो कम्युनिस्ट को जो रिप्रेशन है, उनका जो दमन है, वो बहुत ही बर्बर तरीके से, बहुत ही घिनौने तरीके से उसने ये काम किया है। तो एक सर्वे है, उस सर्वे में 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुसेलडॉर्फ का है। उसमें क्या होता है कि एक स्मॉल सिटी है जिसकी पॉपुलेशन अगर आप बोलो तो 500,000 पॉपुलेशन। तो इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख के बराबर है। और यहाँ पे अगर मतलब इतनी पॉपुलेशन है, कम्युनिस्ट लोग हैं वहां पे, लेकिन लास्ट में अगर यहाँ बात करते हैं तो 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। यहाँ पे सिर्फ इतने ही कम्युनिस्ट जो है वो बचते हैं। ये फाइल से हमें पता चला है वहां पे, ठीक है। तो बाकी के कहाँ चले गए? तो आप अच्छे से बता सकते हो कि वो कहाँ पे चले गए। तो उन सारे लोगों को हिटलर ने इस कंसंट्रेशन कैंप जो होते हैं उनमें सबको मार दिया। अब उसके पास एक लिस्ट थी जिसमें 52 टाइप्स के पीपल उसने शामिल करके रखे थे। इट मीन्स वो 52 टाइप्स के लोगों से नफरत करता था, उन्हें वो देखना नहीं चाहता था। तो ये कम्युनिस्ट जो है वो उसी 52 की लिस्ट में से एक थे, ओके। तो यहाँ पे हिटलर जो है उसके पास पावर आ जाता है। पावर आ जाने के बाद में वो डेमोक्रेटिक रूल जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है और एक मिस्टीरियस फायर के तहत जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सबको वो जला देता है। और अब जो वो रूल है वो डिक्री के थ्रू करना शुरू कर देता है, आदेशों के थ्रू। और इसी के तहत उसने आदेश से, अपने इन आदेशों से लोगों के सिविल राइट्स छीन लिए हैं। और अब वो मुड़ा है अपने दुश्मनों के लिए। तो उनके जो दुश्मन जो है वो कौन है? कट्टर शत्रु जो आर्क एनिमीज हैं उसके, तो वो है आपके कम्युनिस्ट, जो कि 52 में से एक है। एग्जाम्पल हमने बताया था कि हमें सर्वे किया है हमने, स्मॉल सिटी में 500,000 पॉपुलेशन रहा करती थी, कम्युनिस्ट की ये पॉपुलेशन थी, लेकिन लास्ट में हमारे पास 1440 कम्युनिस्ट ही लोग बचते हैं। 3 मार्च की घटना की बात करते हैं कि इस दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे ऑन 3 मार्च 1933 को
द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड, ये हिटलर के द्वारा पास किया गया था। और इस एक्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। तानाशाह जो रूलर है वो उनके पास है हिटलर, और यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पे सेटअप हो चुकी है, और वो एनेबलिंग एक्ट के द्वारा। अब उसने क्या किया कि ये एनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या क्या पावर मिला है देखिए। तो इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो पार्लियामेंट है उसको उसने स्तर किनारे कर दिया, साइड में रख दिया है, और जो शासन अब वो चलाएगा वो आदेशों के द्वारा ही चलाएगा। एनेबलिंग एक्ट के तहत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी जो है वो वहां पे रहेगी, और उसके अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो इलीगल है। अब स्टेट ने एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड द जुडिशरी। पूरा कंट्रोल जो है, ये देखिए अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया जो है वो फ्री होती है। इकोनॉमी जो है और आर्मी कुछ हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन मीडिया और जुडिशरी जो है वो अपने आप में फ्री होती है। लेकिन हिटलर के समय इन सब के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। अब सोसाइटी में कैसे लोग रहें, कौन से लोग रहें, सबकी जानकारी जो है वो अपने पास रखता था। सीक्रेट जो एजेंसीज ले लीजिए, पर्सन थे जिसे हम जासूस बोलते हैं, तो वो लोगों के बीच में रखा करता था। ये जो है उसको अलग अलग, जैसे सीए, एसडी, एसएस, यहाँ पे सीक्रेट स्टेट पुलिस और यहाँ प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, ये सब जो है वहाँ पे उसने बनाए थे, ताकि पूरी तरह से उनकी जनता जो है, उस कंट्री के जो सिटीजन्स है उनके ऊपर नजर रखी जाए। ये काम भी हिटलर ने किया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम 2.2 को स्टडी करते हैं, जो कि काफी लेंदी पार्ट है। शायद हो सकता है मे बी ये हमारा कवर ना हो, लेकिन हम इसका एक पैरा ले लेते हैं। 2.2 रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर जो है वो अपनी जर्मनी की जो रिकवरी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इकोनॉमिस्ट हालमार शाक जो है उसे सौंप दी है। अब इस पर्सन का एम क्या है कि फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इट मीन्स सरकार जो है वो लोगों को वर्क देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएगी। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो उसका जो एम था, जो उसकी पॉलिसी थी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, उसका मेन एम ये था कि फुल प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये एम्प्लॉयमेंट और वर्क कब मिलेगा? जब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाएगी। इट मीन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रहेगी लोगों को काम देने की। अब इस स्लोगन के साथ ले लीजिए, या अपना इस प्रोग्राम के साथ उसने शुरू किया था जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल कार द वॉक्स वैगन। ये पीपल्स कार का नेम है। तो ये सारे काम उसने इस अपने एम के थ्रू लोगों से करवाया। किसने? हिटलर ने नहीं, उसका इकोनॉमिस्ट हालमार शाक ने। अब उसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें कि देखिए हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें उसे जो है
क्विक सक्सेस मिली है। जैसे उसने पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया है उसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। तो फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, reoccupies the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था उससे यहाँ पे पुल्ड आउट मतलब उससे पल्ला झाड़ लिया, उससे हट गया। सेकेंड नंबर पर उसने जो राइनलैंड था उसके ऊपर उसने रीऑक्यूपाइज उसे दोबारा से अपने कंट्रोल में किया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने एरिया में मिला लिया और स्लोगन दिया कि वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, कि अगर आप किसी दूसरे इलाके में रहते हो लेकिन आप जर्मन स्पीक करते हो तो इट मीन्स वन पीपल, वन एम्पायर, आपको मेरे साम्राज्य में आना चाहिए और वन लीडर, और हमारा एक ही लीडर रहेगा। और उसके बाद में वो जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड की तरफ मुड़ता है जो चेकोस्लोवाकिया के कंट्रोल में था, और धीरे धीरे जो है पहले तो उसने सुडेटलैंड को अपने कंट्रोल में किया और उसके बाद पूरी की पूरी कंट्री को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इतना सब हिटलर कर रहा है तो कोई अदर कंट्री ऑब्जेक्शन नहीं कर रही इस रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इन सब के पीछे उसे एक सपोर्ट, साइलेंट सपोर्ट जो है वो किसका मिल रहा था, इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड इस चीज को मानती है कि वर्साइल की ट्रीटी जो इन लोगों के साथ की गई थी वो बहुत ही अपमानजनक ट्रीटी थी। तो यहाँ पर पर्सन जो है हिटलर बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, तो आज हमारा यहीं पे रहेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं और ये मिस्टीरियस फायर जो है वो क्या है, हाउ डिड हिटलर एक्वायर द पावर, पावर में कैसे आता है ये, ओके, व्हाट वाज एनेबलिंग एक्ट, ये क्या है और इसके अकॉर्डिंग हिटलर को कौन सा पावर मिलता है। रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका जो हिटलर का इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, उस पर्सन का नाम क्या है, उसका जो फॉरेन पॉलिसी है या उसकी जो रिकवरी पॉलिसी है उसका एम क्या है, व्हाट वाज द एम। अब फॉरेन पॉलिसी, ये जो पूरा का पूरा जो पैरा है वो हिटलर की फॉरेन पॉलिसीज के नाम से जाना जाता है। जितने भी अदर कंट्रीज है उनके साथ वो क्या करेगा। ओके, थैंक यू।